कक्षा 10 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम कक्षा 10 के विज्ञान के पाठ्यक्रम से चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, कार्बन एवं इसके यौगिक। इसमें हमने अभी तक यह पढ़ लिया है कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कार्बन किस तरह अणुओं का निर्माण करता है, कैसे संयोजन होता है। आज हम देखेंगे कि कार्बन में कौन सा ऐसा गुण पाया जाता है जिसके कारण वह लंबी लंबी श्रृंखलाओं का या बड़े बड़े कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करने में सक्षम होता है। यह जो गुण है यह कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति कहलाता है, और यह सर्वतोमुखी प्रवृत्ति जो है इसी के कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। प्रकृति में कार्बन के यौगिकों की संख्या कई बिलियन आंकी गई है। यह अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी उनकी संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। मतलब इतनी अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। यह इनमें पाए जाने वाले कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट गुणों के कारण ऐसा होता है, जो कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा प्रकृति में पाई जाती है। यह दो गुण क्या होते हैं? पहला होता है श्रृंखलन। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन के द्वारा कार्बन के ही दूसरे परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर श्रृंखला का निर्माण करना श्रृंखलन कहलाता है। कार्बन में कार्बन के परमाणु के साथ श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है, और अपनी इसी क्षमता के कारण कार्बन के परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाकर सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला अथवा वलयाकार श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। कार्बन दूसरे कार्बन परमाणुओं अथवा दूसरे तत्वों के साथ बंध बनाकर कार्बनिक यौगिकों का भी निर्माण कर सकते हैं। दूसरा जो गुण होता है वह होता है कार्बन की चतुर्संयोजकता या टेट्रावैलेंसी। चतुर्संयोजकता क्या होती है? कार्बन की परमाणु संख्या हम जानते हैं 6 होती है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। तो इसकी बाहरी कक्षा में हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात कार्बन का में जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह 4 होती है। इसलिए कार्बन को हम चतुर्संयोजी कहते हैं। और कार्बन, इसके कारण ही कार्बन जो है वह 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ अपनी चतुर्संयोजकता के कारण कार्बन जो है, कार्बन का परमाणु दूसरे 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ अथवा 4 अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ बंध बनाकर कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। कार्बन द्वारा बनाए गए बंध जो हैं वह अत्यंत प्रबल होते हैं, क्योंकि कार्बन का जो रेडियस होता है, कार्बन का जो आकार होता है वह छोटा होता है, इसलिए यह प्रबल आबंध का निर्माण करते हैं। यह छोटे आकार के कारण इसके जो सहभागी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनसे यह साझेदारी करके कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है, उसको कार्बन परमाणु के नाभिक बहुत ही मजबूती से पकड़े रहते हैं। तो इन दो गुणों के कारण, श्रृंखलन का गुण और टेट्रावैलेंट होने के कारण, कार्बन के बिलियन की संख्या में यौगिक पाए जाते हैं। इसलिए यह प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है आज हाइड्रोकार्बन। ऐसे रासायनिक यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बने होते हैं, उन यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या ऐसे यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन यौगिकों का सामान्य सूत्र, मतलब हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? ऐसे यौगिक जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन 2 तरह के तत्वों के परमाणुओं से के जुड़ने से बनते हैं, ऐसे यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। इन यौगिकों का जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n+2 होता है,
या CnH2n हो सकता है या CnH2n-2 हो सकता है। यहाँ पर इस सूत्र में जो n लिखा गया है, n का अर्थ है कार्बन परमाणुओं की संख्या, जैसे CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, C3H4H8 प्रोपेन, C2H4 एथिलीन, C2H2 एसिटिलीन। यह सारी चीज़ें जो हैं वह हाइड्रोकार्बन होती हैं। हाइड्रोकार्बन को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन तथा कार्बन परमाणुओं के मध्य जितने भी कार्बन के परमाणु उपस्थित हैं उस हाइड्रोकार्बन में, उसमें सभी कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध पाया जाता है, उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या अल्केन भी कहा जाता है और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n+2 होता है। इसी सामान्य सूत्र पर जो भी हाइड्रोकार्बन यौगिक पाए जाते हैं उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं और उनका दूसरा नाम एल्केन होता है। उदाहरण के लिए CH4 मीथेन कहा जाता है, C2H6 एथेन कहते हैं उसको, C3H8 प्रोपेन कहते हैं, C4H10 ब्यूटेन कहलाता है, C5H12 पेंटेन कहलाता है, C6H14 हेक्सेन, C7H16 हेप्टेन, C8H18 ऑक्टेन, C9H20 नोनेन और C10H22 डिकेन कहलाते हैं। इसी प्रकार इसी सूत्र के आधार पर ही हम कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, उनका हम नामकरण करते हैं। दूसरे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। वह हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन व कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरा या द्विबंध पाया जाता है। मतलब इनकी जब संरचना होगी तो हम कहीं न कहीं दो कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरा या तिहरा बंध जरूर देखेंगे कि दोहरा या तिहरा बंध बनता है। किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच या दो से अधिक कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा या तिहरा बंध पाया जाता है तो हम उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। यह दोहरे या तिहरे बंध के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले होते हैं एल्कीन या अल्कीन। दो शब्द हैं, दोनों ही कहा जाता है इनको, एल्कीन भी कहा जाता है और अल्कीन भी कहा जाता है। वे असंतृप्त एल्कीन क्या होते हैं जान लीजिए। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन व कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरा या द्विबंध पाया जाता है। कैसा बंध कि कार्बन और कार्बन के जो परमाणु हैं, किन्हीं दो कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरा या द्विबंध पाया जाता है, उन्हें एल्कीन या अल्कीन कहा जाता है। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n होता है। जैसे C2H4 एथीन कहा जाता है। एल्कीन हम इनका नाम रखते हैं ना, तो उसमें उपस्थित कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं को सूत्र के हिसाब से हम नाम उनका रखते हैं। जैसे C2H4 है या CnH2n जो उसका सामान्य सूत्र है उसको फॉलो कर रहा है, और एल्कीन है तो इसे हम कहते हैं एथीन। C3H6 होता है प्रोपीन, C4H8 ब्यूटीन, C5H10 पेंटीन। इसी तरह अन्य एल्कीनों के नाम भी रखे जाते हैं। दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है एल्काइन। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें किन्हीं दो कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एक तिहरा या त्रिबंध पाया जाता है,
उन्हें हम एल्काइन कहते हैं। और एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n-2 होता है। इनका जो आणविक सूत्र होगा वह इस समीकरण के अनुसार होगा कि जितना कार्बन परमाणुओं की संख्या होगी, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या के 2 गुने से 2 कम रहेगी। तो सामान्य सूत्र के अनुसार हम इनका नामकरण करते हैं। जैसे पहला है C2H2, एसिटिलीन या एथाइन कहते हैं इसको। C3H4 प्रोपाइन कहलाता है, प्रोपेलीन या प्रोपाइन। C4H6 ब्यूटिलीन या ब्यूटाइन, और C5H8 पेंटाइन कहलाता है। तो इसी आधार पे दूसरे भी जो एल्काइन होते हैं उनका नामकरण हम कर लेते हैं। संरचना सूत्र कैसे बनता है, हम इसके पहले जब विभिन्न पिछली क्लास में पढ़ रहे थे तो कैसे बंध बनते हैं, कैसे आणविक यौगिक बनते हैं, वहाँ पे हमने मीथेन के बारे में पढ़ा था कि C बीच में होता है और 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ सिंगल बंध के द्वारा इसमें हम बिंदु संरचना भी बनाए थे और सामान्य संरचना भी बनाकर समझाया गया था। तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो संरचना सूत्रों को समझने के लिए इन यौगिकों की, हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों को का संरचना सूत्र किस प्रकार होता है, हमारा पिछला वीडियो देखें, वीडियो नंबर 4.2। उसमें हमने समझाया है कि कैसे आणविक संरचना या बिंदु संरचना करते हैं हम विभिन्न यौगिकों का या अणुओं का, कैसे जुड़ते हैं परमाणु एक दूसरे से और अणु बनाते हैं। तो यह हम 2 तरह के असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं कि एल्कीन होते हैं और एल्काइन होते हैं। उनके सामान्य संरचना सूत्र भी अलग अलग होते हैं और उसी संरचना सूत्र के आधार पर उनके यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या उपस्थित होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखें कि जो भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वह सदैव संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक क्रियाशील होते हैं और इनके जो संरचना सूत्र होते हैं वह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के अनुसार जैसे कि अन्य अणुओं का निर्माण होता है उसी तरह इनके भी संरचना सूत्रों का निर्माण होता है, चाहे वह बिंदु संरचना हो, चाहे रेखाओं के द्वारा हम एक क्षैतिज रेखा, 2 क्षैतिज रेखा या 3 क्षैतिज रेखा के द्वारा एकल, दोहरे बंध या त्रिबंध का जैसे हम बताया गया है कि निर्माण होता है, उसको हम उसी तरह प्रदर्शित, इनके संरचना सूत्र में भी हम उसी तरह प्रदर्शित करते हैं। तो यह थी आज की क्लास। इसमें हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन और उसके साथ ही हमने देखा कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति क्यों कार्बनिक यौगिक प्रकृति में इतनी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। 2 गुण हैं, एक होता है श्रृंखलन, दूसरा होता है इनका टेट्रावैलेंट होना। तो यह 2 टॉपिक पढ़े गए हाइड्रोकार्बन के बारे में और इसके बारे में काफ़ी बेहतर तरीके से किस तरह संतृप्त होते हैं, असंतृप्त होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी किस तरह पहचाने जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। और आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। फिर भी अगर कोई चीज़ डाउटेबल है, समझ में नहीं आ रही है, तो आप फ़ोन या कमेंट के द्वारा उसको क्लियर ज़रूर कर लें। बाकी हम आपसे मिलेंगे इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें। शुभकामनाएं।